अच्छा लग रहा है चांदनी रात। नोट्स बन गया पूरा नीरज? जितना छूटा था कितना लेक्चर का बना? तो बस कॉलेज में देखे थे सर, जो स्टार्ट किए थे ओवरऑल देखे। लेक्चर नंबर कोलिजन से पहले का सारा हो गया, वो भी बाकी है। और कोलिजन वाला देखे थे पहला कोलिजन का पहला लेक्चर देखे थे। हाँ, कल फिर गाँव में चले गए। अच्छा, और कोलिजन से पहले वाला लेक्चर वो आज कर कोशिश कीजिए कि आपका 1 से 2 दिन में सारा लेक्चर आप निपटा लो, जितना भी छूटा है वो आप निपटा लीजिए। देखिए हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, आप लोग दोनों को समझा रहे हैं। जब हम लोग क्लास 10th में होते हैं ना, ये आप भी फील किए होंगे, हम क्या बताएंगे, आप खुद भी फील किए होंगे कि 10th में लेवल होता है यहाँ पे, और 11th 12th में लेवल उठ करके यहाँ पर चला आता है। तो अगर आप 10th में ना चाहे किसी भी कारण से आप एब्सेंट करो, चाहे आपका तबीयत खराब हो जाए, आप कहीं पार्टी फंक्शन में, जैसे भी शादी का सीजन चल रहा है, अभी तक शादी ही बन रहा है, देख रहे हो, अगर आप 10 दिन लगातार क्लास एब्सेंट कर जाएंगे ना अभी 11th 12th में, आप बोर्ड हो सकता है मैनेज कर जाओगे, बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बोर्ड में करना क्या होता है, थोड़ा सा डेफिनेशन, थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा फॉर्मूला, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, थोड़ा थोड़ा सब करके आप बोर्ड मैनेज कर लोगे, बोर्ड में अच्छा नंबर ले आओगे। बट हम आपको इतना बात लिख के बोल रहे हैं, अगर आप लगातार 10 दिन किसी का भी क्लास छोड़ दो, मेरा ही क्लास नहीं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्लास छोड़ दो, आप मान करके चलिए कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप हो सकता है चतरा में वो माहौल फील नहीं होता होगा आप लोग को। आप अपने दोस्त जो आपके बाहर चले गए हैं, एक बार आप उनसे बात करना। हो सकता है उनमें से कुछ दोस्त जो बहुत दूर गए होंगे, अगर मान लो कोई कोटा वोटा निकल गया होगा या दिल्ली विल्ली अगर निकल गया होगा, पूछना कभी दिवाली में कॉल करके कि भाई घर आए हो सकता है कि वो बच्चा दिवाली में घर भी ना आए। ये होता है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे होते थे, हमारा तो जहां पे कोचिंग था वहीं पे घर था, तो मेरे को दिक्कत नहीं होती थी। मेरे कोचिंग में ऐसे भी लड़के आते थे जिनका गांव बहुत दूर दराज के गांव में घर था, इतना दूर था उनका घर कि उनको आने जाने में 2-3 दिन लग जाता था। तो वो क्या करते थे कि एक बार अगर घर से आ गए तो फिर वो आ गए। अब वो जाएंगे फाइनल तब जब उनका बोर्ड एग्जाम होगा, तब बोर्ड एग्जाम देने घर जाएंगे, उसके पहले वो जा ही नहीं पाते थे। और जो जाते थे, अगर मान लो जाते थे, तो वापस बीच में जब आते थे उसको मैनेज कभी नहीं कर पाते थे, इस स्पीड से वहाँ क्लास होती है। जैसे अभी आपका सिर्फ फिजिक्स मान लीजिए यहाँ पर चल रहा, छूटा है, ठीक है। मान लो यहीं पर अगर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता, मैथ्स भी पढ़ाया जाता, चाहे यहाँ पे कि आपका जो केमिस्ट्री मैथ्स अगर आप लोग कोचिंग कर रहे होगे तो वो भी आपका छूटा होगा। तो ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर अभी मान लीजिए चलिए छुट्टी आप ले लिए, बट खुद को ये चीज़ बोलो, खुद को ये समझाओ कि अभी के बाद से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक, मतलब 12th का बोर्ड तक, 11th का हम बात नहीं कर रहे, 12th का बोर्ड तक, जब बहुत ज़्यादा जहां आवश्यक ना हो, जब एकदम मतलब ऐसा हो सिचुएशन जहां आपके बिना शादी ही नहीं हो सकती, आपके बिना काम ही नहीं हो सकता है, तब आप जाइए। नहीं तो फिर कोशिश कीजिए खुद के पढ़ाई को सारा समय देने का। अभी आप देखना, आप तो अभी आगे 2 दिन से आप क्लास आ भी गए, अभी 2 लोग अभी तक नहीं आए हैं। जब वो लोग आएंगे आप देखना, वो लोग खुद फील करेंगे। ठीक है हम वीडियो बना के डाल दिए हैं, किसी का कुछ छूटेगा नहीं, बट वो 10 वीडियो जो छूटेगा ना, उसको मैनेज करने में आपको 3 से 4 दिन लग जाएगा। आप एक दिन में मान लो वीडियो देखना शुरू करोगे, मान लो 50 मिनट का एक वीडियो है, आप क्या 50 मिनट स्ट्रेट में उसको कंप्लीट कर लोगे? नहीं, आप वीडियो चलाओगे, आप वीडियो देखोगे, फिर उसको पॉज करोगे, फिर लिखोगे, समझोगे, पॉज करोगे, लिखोगे, मतलब वो 50 मिनट का एक वीडियो नहीं भी तो आपका बहुत फास्ट आप चलोगे तो आपका 1 से 1.5 घंटा टाइम ले लेगा। और वैसा 7-8 लेक्चर हमको लगता है आप लोग सबका छूट चुका होगा। आपका विप्लव का छोड़ के बाकी तीनों लोग का 7-8 लेक्चर कम से कम छूटा होगा, और उसको मैनेज करने में आपको 2 से 3 दिन टाइम फास्ट करोगे तब लग जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अभी तो चलिए हो गया, मन गया, सेलिब्रेशन हो गया, मगर इसके बाद जहां बहुत ज्यादा जरूरी ना हो वहां क्लास एब्सेंट मत कीजिए, नहीं तो नुकसान आपका होगा। नुकसान कुछ नहीं होगा, बोर्ड में आपका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, इतना तो अपने एक्सपीरियंस से हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स का लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। तो हेडिंग डालिए ऑब्लिक कोलिजन।
ऑब्लिक कोलिजन, क्या होता है ऑब्लिक कोलिजन बताइए विप्लव। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने आपको बताया था कि कोलिजन दो टाइप्स के होते हैं, एक हेड ऑन और दूसरा ऑब्लिक। तो ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है बताइए। ऑब्लिक कोलिजन, किस प्रकार के कोलिजन को हम लोग ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं? जिसका इलास्टिक वैल्यू 0 और 1 के बीच में है क्या भाई? अगर आप क्लास करे हो और क्लास करने के बाद अगर आप ये जवाब दे रहे हो तो ये गंभीर चिंता की विषय है। गंभीर से भी ज्यादा गंभीर चिंता की बात है ये कि क्लास करने के बाद आप ऑब्लिक कोलिजन का डेफिनेशन ये बताओगे कि जिसका ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। ये तो नहीं होता है यार। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेसिस पर हम 3 कोलिजन बनाते हैं। पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक जिसका ई का वैल्यू 1 होता है, दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक जिसका ई का वैल्यू 0 होता है, तीसरा होता है पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक जिसका वैल्यू 0 से 1 होता है। उसमें ऑब्लिक और हेड ऑन का तो मतलब ही नहीं था। ऑब्लिक और हेड ऑन हमने अलग तरह से डिफाइन किया था कि ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है और हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। क्या होता है छोड़िए, नहीं पता, हम आपको समझ गए। मगर मेरे को एक बात बताइए, अगर क्लास करने के बाद इन लोगों से हम पूछेंगे, इन लोगों को नहीं पता होगा तो जब समझ में आता है कि भाई ये लोग क्लास नहीं किए हैं। आप हर क्लास किए हो, अटेंड किए हो, कॉपी में नोट भी करके गए हो और उसके बाद भी अगर आप ऑब्लिक कोलिजन का ये डेफिनेशन बताओगे तो ये बहुत बड़ी गंभीर चिंता की बात है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या दिक्कत है? बुखार लग गया है। बुखार है? दवा लिए? दवा ठीक है। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑब्लिक कोलिजन की, जो आप सही जवाब नहीं दे पाए। कोलिजन जो है हमने 2 तरह से क्लासिफाई किया था। एक काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर जिसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इनइलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक बोलते हैं। दूसरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया था। आपका एक होता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि मान लीजिए आपका m1 है, ठीक है, ये u1 वेलोसिटी के साथ जा रहा है और ये आपका मास m2 है, ये आपका u2 वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अगर u1 आपका क्या है, u2 से बड़ा है, तो क्या होगा, कुछ दूर जाने के बाद ये इसके साथ कोलाइड करेगा। जब कोलाइड करेगा तो आप देखोगे कोलिजन जब इन दोनों का होगा, जब इन दोनों का कोलिजन होगा तो कोलिजन के वक्त कुछ ऐसा फिगर बन रहा होगा, इस प्रकार का कुछ सिचुएशन बन रहा होगा। मतलब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट किस लाइन को बोलते थे विप्लव? व्हाट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट? सर जब कोई बॉडी लाइन में मूव कर, लाइन ऑफ इम्पैक्ट किस लाइन को बोलते हैं? स्टेप लाइन। लाइन ऑफ इम्पैक्ट उस लाइन को बोलते हैं जिस लाइन के अलोंग एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है। जिस लाइन के अलोंग एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलेंगे। तो यहां पर अगर आपका ये m1 है और ये आपका m2 है, तो ये m1 m2 पर किस लाइन के अलोंग फोर्स लगा रहा है? इस लाइन के अलोंग फोर्स लगा रहा है। ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है। अगर आपका लाइन ऑफ ये आपका मोशन का डायरेक्शन है, मोशन का डायरेक्शन भी यही है। अगर मोशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के सेम हो जाए, अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपका सेम हो जाए तो किस प्रकार का कोलिजन होगा? हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन होगा, मतलब सीधा सामने सामने टक्कर होगा। कब? जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम हो जाए तब मोशन जो होगा, कोलिजन जो होगा कैसा होगा? हेड ऑन होगा। बट अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है कि आपका m1 ये u1 वेलोसिटी के साथ जा रहा था, यहां पर है आपका m2, ये आपका u2 वेलोसिटी के साथ जा रहा था। अब यहां पर जब कोलिजन जब होगा, जिस मोमेंट पर कोलिजन होगा, ये बॉडीज कुछ इस तरह से टकराएंगी। यहां पर होगा आपका m1, यहां पर होगा आपका m2। m1 m2 के अलोंग m1 m2 पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। m2 m1 पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहां पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो गया? लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया आपका ये, आया समझ? और लाइन ऑफ मोशन क्या है? लाइन ऑफ मोशन है आपका ये, मतलब लाइन ऑफ मोशन इस तरफ है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस तरफ है। तो यहां पर आपका लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के कोलिजन को क्या बोलेंगे? आपका बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। आया समझ में? तो
अभी से पहले, इससे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में कोलिजन पे हम लोग किस प्रकार के कोलिजन को पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे हेड ऑन कोलिजन को। आज जो लास्ट लेक्चर है आपका कोलिजन का, आज हम बात करेंगे ऑब्लिक कोलिजन के बारे में कि ऑब्लिक कोलिजन पे अगर सवाल आ जाए तो आप ऑब्लिक कोलिजन के सवाल कैसे बनाएंगे। आया समझ में? इसको अगर कुछ बनाना है, कुछ लिखना है जो अभी आप समझे तो बना लीजिए। सिंपल सा डिफरेंस ये याद रखना है, यहां पर हेड ऑन कोलिजन में लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम होता है। ऑब्लिक कोलिजन में, ये आपका ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल है, ऑब्लिक कोलिजन में लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होता है। बना लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ऑब्लिक कोलिजन पे सवाल आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व ऑब्लिक कोलिजन प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए ये आपका M1 है, सॉरी सपोज करो ये आपका है, ये है आपका M1, इसकी वेलोसिटी थी U1, ये है आपका M2, इसकी वेलोसिटी थी U2। ये दोनों क्या करेगा, अगर आपका U1 U2 से बड़ा है तो कुछ समय के बाद क्या होगा, दोनों में कोलिजन होगा। ठीक है, कोलिजन होगा। मान लेते हैं ये है आपका क्या, ये है आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट। जब हमने कोलिजन का पहला लेक्चर पढ़ाया था उस पर आपको नोट्स में हमने एक लाइन लिखवाया था कि लाइन ऑफ इंपैक्ट जो होता है बड़ा खास लाइन होता है। खास हम इसको क्यों बोलते हैं कि जब बॉडी कोलाइड करता है तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जो फोर्स लगाता है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगाता है। मतलब एक बॉडी और दूसरे, कोलिजन का मतलब क्या है कि दो बॉडीज आ रही हैं, आपस में टकरा रही हैं और टकराने की वजह से एक बॉडी अपना मोमेंटम कुछ दूसरे बॉडी को दे दे रही है ना। तो ये जो मोमेंटम का ट्रांसफर होता है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, लाइन ऑफ इंपैक्ट वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है और इस वजह से मोमेंटम का जो भी ट्रांसफर होगा, जो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपना मोमेंटम देगी वो किस दिशा में देगी, तो वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में ही देगी। आया समझ? तो हम सबसे पहला चीज क्या करते हैं ऑब्लिक कोलिजन की प्रॉब्लम्स में कि वी अप्लाई the law of conservation of momentum. We apply the law of conservation of momentum. That is Pi is equal to Pf along the line of impact. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे। आपने पढ़ा होगा अभी तक कोलिजन में, हमने आपको पढ़ाया है कि कोलिजन चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे हेड ऑन हो, चाहे ऑब्लिक हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो, चाहे पार्शियली इलास्टिक हो, चाहे पार्शियली इनइलास्टिक हो, कोलिजन किसी भी प्रकार का हो, अगर कोलिजन है तो वहां पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। क्योंकि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकरा रही है तो इन दोनों को अगर हम अपना सिस्टम मान लें तो हमारे सिस्टम में दो मासेस हैं और ये मास इस पर फोर्स लगाएगी, ये इस पर फोर्स लगाएगा, आपस में इंटरनल फोर्स दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे। बट इन दोनों को अगर आप सिस्टम मान लोगे तो बाहर से तो कोई इन पे फोर्स नहीं लगा रहा है, तो क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, इसलिए चाहे कोई भी प्रकार का कोलिजन होगा वहां पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हो। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन के केस में भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, बट किधर लगाएंगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगाएंगे। आया बस समझ गया। दूसरा हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या होता है, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। पढ़ा था आपने ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब आप लगाएंगे ऑब्लिक कोलिजन के सवाल में, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करेंगे तो ये जो V1 V2 U1 U2 है ना, ये आप सारी की सारी वेलोसिटी किधर लेंगे, अलोंग द ऐसे लिखो पूरा, इसको पूरा लिख लीजिए कि टेक ऑल द वेलोसिटीज, टेक U1 U2 V1 एंड V2 along the line of impact। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले में जो भी आपके टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स आप किस डायरेक्शन में लेंगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में लेंगे।
आए समझ? अभी सारे नियम कानून लिखा रहे हैं, फिर इसको हम एग्जाम्पल के हेल्प से भी आपको समझाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी perpendicular, the component of velocity perpendicular to the line of impact, the component of velocity perpendicular to the line of impact remains same even after collision, even after collision। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u1, इसकी वेलोसिटी थी u2। मान लीजिए ये कोलाइड करने आ रहा है, ये जस्ट अभी कोलिजन से पहले का फिगर है, ये आपका u1 है, ये आपका u2 है। ठीक है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर मान लीजिए एंगल थीटा है, ये मान लो θ1 है और ये मान लो आपका θ2 है, मान लेते हैं। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ और दूसरा होगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? u cos θ1, u1 cos θ1। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? u1 sin θ1 होगा। इसका वेलोसिटी जो इस ओर है, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ कितना? u2 cos θ2 और एक होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर मतलब u2 sin θ2। ये क्या है? ये कोलिजन से जस्ट पहले का हमने फिगर बनाया है। ठीक है। अब क्या है? कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद क्या होगा? एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपना मोमेंटम देगी तो दोनों के वेलोसिटीज तो बदलेंगे। वेलोसिटीज बदलते हैं, बट ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, u1 sin θ1 और u2 sin θ2, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये कोलिजन के बाद भी उतना ही रहता है, वो नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि जो भी मोमेंटम ट्रांसफर हुआ वो तो लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ ट्रांसफर हुआ ना, तो जो वेलोसिटी बदलेगी वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बदलेगी। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा समझ? वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो कोलिजन के पहले भी जितनी थी, कोलिजन के बाद भी उतनी ही रहेगी। बदलेगा कौन? वो वेलोसिटी बदलेगी जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में थी। आया समझ? लास्ट we take one component of the final velocity along the line of impact। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये आपने बनाया था, कोलिजन के जस्ट पहले का बनाया था। ठीक है। अब कोलिजन हुआ, मान लीजिए कोलिजन के जस्ट बाद का फिगर है। सपोज करो ये फिगर कोलिजन के सपोज करो हम यहां पर बनाते हैं कोलिजन के जस्ट बाद का फिगर। मान लीजिए आपका मास m1, ये मास है आपका m1 और ये है मास आपका m2। ठीक है। कोलिजन के जस्ट बाद क्या होगा? इसकी जो वेलोसिटी थी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो तो उतनी ही रहेगी, u1 sin θ1, और इसकी भी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी थी u2 sin θ2, ये उतनी ही रहेगी। ये दोनों नहीं बदलेंगे, कोलिजन के बाद भी नहीं बदलेंगे। जो इस डायरेक्शन वाले वेलोसिटीज थे वो बदल जाएंगे और इनको हम किस डायरेक्शन में मानेंगे कि जो भी होगा, मान लो v1 और इसका v2, वो किधर होगा? लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ ही होगा। आया समझ? तो फाइनल वेलोसिटीज का ये वाला कंपोनेंट का डायरेक्शन हम किधर मानते हैं? हम लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ मानते हैं। आया ये चार बार समझ में आया? किसी में कोई डाउट है? लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन से आपको बेहतर से समझ में आएगा कि क्या है। यहां पर इफ नहीं है, यहां पर वी होगा, वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेते हैं एक सवाल, और सवाल की हेल्प से समझते हैं कि जो भी हमने लिखा है, जो कुछ भी हमने लिखा है नियम कानून ऑब्लिक कोलिजन में, उसको हमको लगाना कैसे है। ठीक है। तो सवाल लिखिए।
सवाल लिखिए कि आपके पास दो मास है, ये है आपका एक मास m और दूसरा मास ये भी आपका मास m है। दोनों का मास जो है वो दोनों का मास सेम है, मतलब दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल बॉडी है। ठीक है, इसका भी पहले वाले का मास भी m है और दूसरे वाले का मास भी m है। जो पहला वाला मास है ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था कोलिजन से पहले, 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था कोलिजन से पहले, और इसका जो वेलोसिटी था, और दूसरा वाला जो मास था ये आपका रेस्ट पर था। ये चल रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से कोलिजन से पहले और दूसरा वाला रेस्ट पे था। जब ये कोलाइड किया तो जो आपका ये वाला एंगल है, ये एंगल ये कितना है 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। और आपको क्या पता है कि जो आपका कोलिजन है वो आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन जो है आपका वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब कोलिजन का प्रकार भी आपको दे दिया है। पूछा क्या गया है आपसे, यहाँ पे पूछा गया है कि find the velocity of first sphere after collision. Find the velocity of first sphere after collision. कोलिजन के बाद जो पहला स्फीयर है इसका वेलोसिटी बताएं क्या होगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले तो समझना है आपको, पिक्चर देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कोलिजन किस प्रकार का है। आप देख सकते हो कि कोलिजन कैसा है, ऑब्लिक कोलिजन है। क्यों? वेलोसिटी, लाइन ऑफ मोशन क्या है इस तरफ, और लाइन ऑफ इंपैक्ट कहाँ है इस तरफ। तो आपको कोलिजन कौन सा है? ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन बनाने के हमने 4 रूल्स आपको लिखा है। पहला क्या था कि हम जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो किधर अप्लाई करते हैं? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ये सिचुएशन था कोलिजन से जस्ट पहले, ये सिचुएशन था कोलिजन से जस्ट पहले। मान लेते हैं कोलिजन हुआ और कोलिजन के जस्ट बाद, मान लेते हैं कोलिजन के जस्ट बाद जो सिचुएशन है वो कैसी होगी हमको पता करना है। ठीक है, कोलिजन से पहले इसका जो वेलोसिटी है इस तरफ कितना है? 4 cos 30 अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसका वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट कितना है? 4 cos 30। और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है? 4 sin 30। ठीक, ये वाला तो रेस्ट पे, इसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं थी पहले। जब कोलिजन होगा, कोलिजन के जस्ट बाद इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी उसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो यही होगा 4 sin 30, क्योंकि वो कंपोनेंट बदलता नहीं है। ठीक, इसके अलावा इसके पास एक दूसरी जो वेलोसिटी आएगी जो कोलिजन की वजह से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा। पहले कितना था? 4 cos 30। मान लेते हैं अब बदल करके ये कितना हो गया? v1। इस डायरेक्शन, लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो बदलेगी। तो कोलिजन से पहले था 4 cos 30, मान लेते हैं कोलिजन के बाद हो गया v1। इसका क्या था? इसका कोलिजन से पहले यहां पे कोई वेलोसिटी नहीं था, तो हम मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद जो इसका वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं वो होगा आपका v2। कोलिजन से पहले का सिचुएशन है, ये कोलिजन से बाद का सिचुएशन है। अब हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। किधर लगाएंगे? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगाने जा रहे हैं, किधर? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, दोनों का मास हम मान लेते हैं सेम, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। इनिशियल मोमेंटम बताइए, मतलब इस वाले फिगर को देखिए, और कोलिजन से पहले का मोमेंटम आपको निकालना है, इनिशियल मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसका मोमेंटम कितना होगा? इसका मास इनटू लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसका वेलोसिटी कितना है? 4 cos 30। ठीक, इसका मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, इसका मास m और इसका, क्योंकि ये रेस्ट पे था तो इसका वेलोसिटी 0। आया समझ? कोई दिक्कत यहां पे इनिशियल मोमेंटम में नहीं होनी चाहिए। कोलिजन के बाद इनका जो मोमेंटम है लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग बताइए। इसका मास कितना है? m, तो m, और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसका वेलोसिटी कितना हमने माना है? v1, प्लस इसका भी मास कितना है? m, और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसका वेलोसिटी हमने कितना माना है? v2। ठीक है, सारे से m जहां भी है m सब कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन करके आया? इक्वेशन आपका बन करके आया v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 4
4 cos 30। 4 cos 30 मतलब क्या, 4 इंटू रूट 3/2 मतलब कितना, मतलब v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। इसको बोल दो इक्वेशन 1। आया समझ? चलो, आपने पहला जो आपका रूल था ऑब्लिक कोलिजन के केस में सॉल्व करने का कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, वो आपने लगा दिया। दूसरा क्या है, दूसरा जो हमने आपको बताया था वो था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। और इसमें V1 V2 U1 U2 जो हम लेते हैं वो लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ का लेते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, इस कोलिजन के लिए विप्लव आप बताएंगे, एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे आंसर, इस कोलिजन के लिए E का वैल्यू कितना होगा? ये जो कोलिजन सवाल में दिया हुआ है, इस कोलिजन के लिए E का वैल्यू कितना होगा? यहां पे कौन सा कोलिजन लिखा हुआ है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए का वैल्यू कितना होता है? 1। वही तो बोलना है, जब आपको सवाल में दे रखा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो यहां पर E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो ले लो E का वैल्यू 1। जब आप E का वैल्यू 1 लेंगे यहां पर 1 इज इक्वल टू क्या, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। U1 और U2 किधर होना चाहिए? लाइन ऑफ इंपैक्ट के तरफ का होना चाहिए। तो U1 कौन सा हम लेंगे? 4 cos 30, 4 cos 30 माइनस U2 कितना है? 0। आया समझ? तो यहां से आपका दूसरा इक्वेशन क्या बना, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 cos 30 मतलब कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन आपको पता है और दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, दोनों को सॉल्व करके V1 V2 निकाल लोगे? निकालो, देखो कितना आता है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो V1 प्लस V2 हो गया आपका 2 अंडर रूट 3। दूसरा है आपका V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे प्लस V1 यहाँ पे माइनस V1, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2V2 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो यहां से आपका V2 कितना आ गया? V2 आ गया आपका 2 अंडर रूट 3। अगर V2 2 अंडर रूट 3 आ गया है तो आपका, अगर V2 आ गया है 2 अंडर रूट 3 तो V1 कितना होगा? V1 इस इक्वेशन को देखो, यहां से देखो V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2 माइनस 2 अंडर रूट 3 और V2 का वैल्यू है 2 अंडर रूट 3, पुट कर दो तो V1 कितना हो गया? 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 मतलब क्या? 0। तो V1 का वैल्यू आ गया आपको 0। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कि ये जो पहला वाला स्फीयर है जिसको हम बॉडी 1 मान रहे हैं, इसको हमने बॉडी 1 माना, इसको बॉडी 2 माना। ये जो पहला वाला स्फीयर है जिसको हम बॉडी 1 मान रहे हैं, इसका वेलोसिटी आपको कोलिजन के बाद बताना है। इसके पास दो वेलोसिटीज थी, एक वेलोसिटी इधर 4 sin 30 जो कोलिजन से पहले थी, कोलिजन के बाद भी वही रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं। और दूसरी वेलोसिटी जो लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली वेलोसिटी थी वो मेरी 0 आ गई। V1 इसका कौन सा वेलोसिटी था? जो लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ था। और जब हमने सॉल्व किया तो V1 का वैल्यू 0 आ गया। मतलब इसके पास जो वेलोसिटी है वो किधर रह गया? सारा का सारा वेलोसिटी जो आपका इस डायरेक्शन में था, यही इसका वेलोसिटी होगा। आया समझ? तो इसी वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में, और अपना फाइनल आंसर देंगे। आया समझ? अगर आपको ऑप्शन में डायरेक्टली मान लो कहीं दिख गया, आपको ऑप्शन में डायरेक्टली दिख गया इसका वेलोसिटी मान लो पूछा है 4 sin 30, 4 sin 30 मतलब क्या? 2। अगर आपको ऑप्शन में 2 दिख गया तो आप आंसर मार के आ जाओ 2, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको आई कैप और जे कैप के टर्म्स में पूछा जाए, अगर मान लो आपको आई कैप और जे कैप के टर्म्स में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस में तोड़ेंगे, एक्स कंपोनेंट इसका निकालेंगे, वाई कंपोनेंट इसका निकालेंगे और अपना आंसर देंगे। आया समझ? तो अगर आप इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ेंगे इसकी वेलोसिटी को तो कितना आ जाएगा? तोड़ लो कितना आएगा। अगर मान लीजिए ये एंगल आपका कितना था, ये एंगल था आपका 30 डिग्री, ये एंगल था आपका 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल मान लो आपका 30 था, ये एंगल 30 था, तो वो वाला एंगल कितना हो गया? 60। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? अगर इसको हम मान लेते हैं Vx, अगर इसको हम Vx बोल दें तो Vx कितना हो जाएगा? 4 sin 30 मतलब क्या? 2। तो 2 cos 60 Vx हो जाएगा, और Vy कितना हो जाएगा? Vy हो जाएगा 2 sin 60। तो आपका फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया? फाइनल वेलोसिटी आ गया 2 cos 60 मतलब कितना? 2 × 1/2 मतलब क्या? 1। तो ये हो गया आपका 1 आई कैप प्लस
2 sin 60 मतलब क्या, 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल मतलब क्या, √3 प्लस √3 जे कैप। तो आपका फाइनल वेलोसिटी जो आया वो आई कैप प्लस √3 जे कैप आया। ये आया आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछोगे तो मैग्नीट्यूड आपका कितना होगा, जो आपका आंसर आया था अभी, आपका कितना आंसर आया था यहाँ से, ये आपका 4 sin 30, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्टली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हो गया आपका किसका, अंडर, यहां से भी निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब कितना, √4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? कहीं डाउट है तो पूछिए, किसी स्टेप में किसी प्रोसेस में अगर डाउट है, लग रहा है कि सर ये कैसे हुआ है, तो पूछ लीजिए। नहीं है डाउट? पूछिए। सर v1 0 का मतलब वो जो फर्स्ट वर्ड है उसका रिस्क आ जाएगा। फिर हाँ देखो, अगर इसके पास, हमने आपको पहले बोला था, ये जो आपका बॉडी 1 है, इसका जो इसका कोलिजन से पहले 2 कंपोनेंट था। एक कंपोनेंट ये था वेलोसिटी का, दूसरा कंपोनेंट ये था वेलोसिटी का, कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद भी ये वाला कंपोनेंट रहेगा जस के तस, उसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। जीरो कौन हुआ है, ये वाला जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का ना 4 cos 30, ये घट करके 0 हो गया है। आया समझ? तो पूरा वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है, सिर्फ इसका जो लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ जो वेलोसिटी था, सिर्फ वो 0 हुआ है। सवाल आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर। तो इसके पास कुछ तो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी इस वाले कंपोनेंट की तरफ की वजह से आ रही है, तो उसी को आपने कितना लिखा है, 2 मीटर पर सेकेंड। और आई कैप और जे कैप में निकाला तो कितना आया, आई कैप प्लस √3 जे कैप। आया समझ? लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए। सेम मासेस हैं, जैसा पहले सवाल में था वही सेम 2 मासेस हैं, m और m दोनों आइडेंटिकल मास है। यहां पर भी जो आप, सॉरी ये बड़ा बन रहा है, दोनों आइडेंटिकल मास है आपके, ठीक है। ये आपका मास, सपोज करो ये आपका मास है m, और इसके साथ दूसरा मास जिसके साथ ये कोलाइड कर रहा है, इसका भी मास है m। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पर है, 30 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। और ये आपका इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है। कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन का वैल्यू आपको दिया है 1/2। पूछा क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास मतलब अगर इसको 1 बोल रहे हो, इसको आप 2 बोल रहे हो, तो 2 का वेलोसिटी कोलिजन के तुरंत बाद कितना होगा बताओ, लगाइए दिमाग। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। बन गया क्या? कितना आंसर आ रहा है, 3√3/2 आ रहा है। आपका भी आ रहा है, आपका भी आ रहा है, ठीक है। देखते हैं आता है कि नहीं। चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं अच्छे से फिगर को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद सवाल को सॉल्व किया जाए। ये था आपका मास, ये था मास आपका m1 और ये मास है आपका m2। दोनों मास एक दूसरे के आइडेंटिकल है। इसका जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पर है, तो जो आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इससे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो दूसरा मास है ये आपका रेस्ट पर है। कोलिजन से जस्ट पहले हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी को लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसका वेलोसिटी इतना था, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ कितना हो गया, 4 cos, ये हो गया कितना आपका 4 cos 30 अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो गया 4 sin 30। कोलिजन से जस्ट पहले की हम बात कर रहे हैं। इसका तो दोनों वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि ये रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। कोलिजन के बाद क्या होगा, मान लीजिए कोलिजन के जस्ट बाद का आप फिगर बना रहे हैं। कोलिजन के जस्ट बाद क्या होगा, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। अगर पहले भी आपका मान लीजिए 4 sin 30 था, अगर 4 sin 30 कोलिजन से पहले था तो कोलिजन के बाद भी 4 sin 30 वो तो रहेगा।
हाँ, क्या बदलेगा? जो लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट है 4 cos 30, ये मान लेते हैं ये अब आपका जो है वो बदल करके कितना हो गया है, ये मान लेते हैं कि ये बदल करके v1 हो गया है। इसके पास जो पहले रेस्ट में था, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद इसके पास जो वेलोसिटी है वो इधर आ गई है, कितना, v2। लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या 2 के पास कोई वेलोसिटी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोलिजन से पहले इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, तो कोलिजन के बाद भी उसका लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा। आ रहा है समझ में? अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोलिजन से पहले वेलोसिटी 0 था, तो कोलिजन के बाद भी लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 ही होगी, वो बदलने वाली नहीं है। आया समझ? तो आपने दो फिगर बना लिए, एक कोलिजन से जस्ट पहले, दूसरा कोलिजन से जस्ट बाद। अब क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। किधर? लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में। तो पी इज इक्वल टू पी एफ हम लगाने वाले हैं किधर? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लगाओ, कितना होगा? इसका मास ये मान लो आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। इसका मास m इंटू लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 cos 30 प्लस इसका मास m और इसकी वेलोसिटी 0 है, कोलिजन से पहले 0 है तो 0 लिख दिया। कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका मास इंटू लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ इसका वेलोसिटी हमने माना है v1 प्लस इसका मास m इंटू लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हमने माना है v2। तो ये हो गया मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब क्या करेंगे? जहां जहां m है सारे m को कैंसिल आउट कर दो। कितना? यहां से आपका क्या इक्वेशन बन के आया? यहां से आपका इक्वेशन बन के आया v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 4 cos 30, और 4 cos 30 का वैल्यू कितना होता है? 4 इंटू रूट 3/2, दैट इज 2 रूट 3। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन कहां से लाएंगे भाई? E का वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 1/2, और ये होता क्या है? v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। जहां v1 v2 u1 u2 जो भी हम लेंगे वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन का ही वेलोसिटी हम लेंगे, ठीक है? तो एक बात बताइए, इसका बॉडी 2 का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 हमने माना है, तो ये v2, ठीक है? v1 इसका वेलोसिटी v1, ठीक है? u1 इसका वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितना है? 4 cos 30 u1, और u2 कितना है? u2 है आपका 0। तो यहां से आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? v2 माइनस v1, यहाँ पे 1/2 है, ये आपका किसके बराबर है? ये 1/2 के बराबर है। तो अगर आप 4 cos 30 को इधर भेजेंगे तो ये आपका 2 से आपका कैंसिल हो गया, 2 cos 30 मतलब क्या? 2 इंटू रूट 3/2, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 माइनस v1 यहां से कितना आ गया आपका? v2 माइनस v1 आ गया आपका अंडर रूट 3। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। यहां तक पहुंचे आप लोग? यहां तक आया आप लोग का? तो अगर आप यहां तक पहुंच गए थे तो आपका आंसर सही आया होगा। बाकी भी कर लेते हैं। v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। ये आपका क्या था? इक्वेशन 1। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, माइनस v1 प्लस v1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया? 2v2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। तो v2 आ गया आपका 3 अंडर रूट 3 बाई v2 आ गया 3 अंडर रूट 3/2। बहुत अच्छा, शाबाश। अगर यहां तक आप पहुंच गए थे तो आपका आंसर सही है। अगर मान लो इसी वेलोसिटी को आपसे बोल दे कि भाई ये इस वेलोसिटी को x और y का मतलब i कैप और j कैप के टर्म्स में बताओ, x और y कंपोनेंट वेलोसिटी का बताओ, तो कैसे निकालोगे? ये एंगल अगर 30 डिग्री था, मान लो ये एंगल आपका 30 डिग्री था, तो ये भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। v2 आपका इस डायरेक्शन में दे रहा, आपने निकाल लिया है 3 अंडर रूट 3। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा, v2 का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस 30, और v2 का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 3/2 इंटू साइन 30। और क्योंकि v2 का y कंपोनेंट निगेटिव y डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे? माइनस। आया समझ? तो 3 अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस 30 कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 3/2, और कॉस 30 का वैल्यू भी 3 अंडर रूट 3/2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और 3 इंटू 3 बराबर 9। ये हो गया आपका 9/4। ये कितना हो गया आपका? ये हो गया माइनस 3 अंडर रूट 3/2 इंटू 1/2, मतलब कितना? माइनस 3 अंडर रूट 3/4। तो आपका फाइनल जो वेलोसिटी v2 का आया, v2 का वेलोसिटी i कैप और j कैप में कितना आ गया आपका? 9/4 i कैप माइनस 3 अंडर रूट 3/4 j कैप। ये आया आंसर, लिख लीजिए। अगर इसमें कहीं डाउट है किसी स्टेप में तो पूछ लीजिए। सर वो कैसे आई
आई कैप और जे कैप कैसे आया है? अच्छा, ये तो आप निकाल चुके हो, V2 आप निकाल लिए। अगर आपका ये मान लो M2 है, अगर आपका M2 है तो इसका वेलोसिटी V2 आपने निकाल लिया है जो कि इस डायरेक्शन में है। ये एंगल निकाल लो कितना है। देखो ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, दिया है ना, इस सवाल में ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये आपको 30 डिग्री, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये जो लाइन एंगल बनाएगा दोनों के साथ सेम एंगल बनाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो आपका ये वाला एंगल आ गया कितना? 30 डिग्री, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसी वेलोसिटी को आपको x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में तोड़ना है। जब x और y में तोड़ोगे तभी तो आप i कैप और j कैप के टर्म्स में लिखोगे। तो आपने क्या किया, इसका x कंपोनेंट निकालने के लिए V2 का x कंपोनेंट, मान लो V2 का x कंपोनेंट निकालने के लिए क्या किया आपने, इसका कंपोनेंट इधर लिया। कितना हो जाएगा ये? V2 cos 30, ठीक है। जब भी आपको जिधर से आपका एंगल बना रहा होता है, ठीक है ना, अगर आप उसी के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो cos 30 का आप यूज करते हो, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब V2 का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा V2 sin 30। ऐसा समझ। अब cos 30 का वैल्यू आपको पता है, sin 30 का वैल्यू आपको पता है, निकाल लो, ठीक है, लिख लीजिए। कहाँ पे? पहले वाला क्वेश्चन में। तो पहले वाला देखिए, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन तो बाद में समझेंगे हम लोग, पहले एक चीज़ समझिए कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको कहीं चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तुरंत ऑन द स्पॉट पूछिए। अगर आपको पिछले सवाल में ये आप पूछ लिए होते तो इस सवाल में आपको दिक्कत नहीं हुई होती। जो आपने वहाँ नहीं पूछा होगा उसके चलते यहाँ भी आपसे नहीं निकला होगा। हुआ कि नहीं हुआ ना? इसलिए जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए उसी समय तुरंत पूछिए। अब बोलो कि इसमें डाउट क्या है कि Vx और Vy कैसे आया? यही तो अभी आपको हम बताए कि जब आप, अच्छा एक बात बताओ, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। एक काम करो, अगर आपको इसको निकालने में दिक्कत हो रही है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है। इसको मान लो हम नाम दे दिए, सेंटर है आपका O, ये मान लो आपका A और ये आपका B। OA आपको दिया हुआ है, OA V2 जो भी आपने निकाला, ठीक है। आप इसमें लगा दो cos 30। cos 30 लगाएंगे अगर आप इस ट्रायंगल में cos 30 कितना होगा? OB बाई OA होगा। तो आपका OB आपको निकालना है। OB कितना हो जाएगा? OB हो जाएगा O इंटू cos 30, और OA का वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना? V2। तो आपका OB कितना हो गया? V2 cos 30। और ये OB है क्या? आपका V2 का x कंपोनेंट। तो V2 का x कंपोनेंट कितना हो गया? V2 cos 30। आया समझ में? आया? सर तो पिछले क्वेश्चन में था सर V2 का कंपोनेंट 2√3 आया था ना? देखो कितना आया था? 2√3 आया था, तो उसका लिए तो सिर्फ 2 लिए थे। उसका 2 लिए थे, उसका वैल्यू 2 आया होगा। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहे हो ना, उसका वैल्यू 2 आया था। फिर उसको जब आप कंपोनेंट में तोड़े थे तो आपका एक कंपोनेंट बना था 2 cos 60 और एक बना था 2 sin 60। ऐसा समझ। एक काम करना, अगर इसमें डाउट है वीडियो पे जाना, ठीक है ना, जो रिकॉर्ड करके डालेंगे और उसमें जाकर क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर भी अगर रह जाए, वीडियो देखने के बाद भी रह जाए, तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए उसी समय जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है उसी समय पूछ लिया कीजिए। क्वेश्चन मिटने के बाद नया क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन चला गया, ठीक है। हो गया? लिख लिया आप लोग? समझ में आया? कहीं कोई डाउट नहीं है? ये था आपका कोलिजन का लास्ट लेक्चर। कोलिजन यहाँ पर होता है समाप्त। क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन का कोई अंत है नहीं, बट क्योंकि हम लोग को कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना है, देखिए आपका दिसंबर आ गया और अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हमारी गलती नहीं होगी, हम लोग तो अभी 1 महीने से स्टार्ट किए हैं। आपका पहला क्लास हुआ था 3 नवंबर को और 3 नवंबर से भी आपका 4 दिसंबर है, अभी आपका 1 महीना हुआ है। पूरा क्लास का 1 महीना अभी तक हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास समय कम है। मार्च में आपका अगर हम एग्जाम अज्यूम कर रहे हैं तो हमको भी बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो हम डिस्कस क्लास में नहीं करवा पाएंगे, बट क्लास में जितना डिस्कस हुआ है उसको अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा।
आपका जो एग्ज़ाम होगा 11th में, जो स्कूल में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा। फिर जब हमारे पास समय आएगा, फाइनल एग्जाम जब आपका हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर में जाकर के हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे 12th स्टार्ट होने से पहले। है समझ में? तो कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिजिड बॉडी रोटेशन। आप लोग कल से तो कोई क्लास मिस कीजिएगा मत, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका कोलिजन छूटा है, सैटरडे तक आप लोग एनी हाउ उसको अच्छे से सारा लेक्चर देख करके, पूरा वीडियो देख करके, कंप्लीट करके, नोट्स बना करके मेरे से चेक करा लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को या फिर वेडनेसडे को आप लोग का टेस्ट होगा। अभी तक जो भी हम पढ़ाए हैं वर्क, पावर, एनर्जी में और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में, ये 2 चैप्टर का आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में, या तो ट्यूसडे को या तो फिर वेडनेसडे को। तो उसके लिए जल्दी जरूरी है कि आप अपना नोट्स जल्दी से कंप्लीट करें, ठीक है? चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अब कल।